हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। ये है क्लास 10 हिंदी का एक वायरल पेपर। जैसा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, ठीक है। 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और 22 फरवरी को आपको ऐसे ही हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा। और ये मैं आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ समझाने वाला हूं, ठीक है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और इस वीडियो को देखकर आप 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाओगे तो आप 95% जरूर स्कोर करोगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को पेपर देने से पहले आप जरूर देख लेना। और ये है क्लास 10 हिंदी, ठीक है। आप क्लास 10 हिंदी की तैयारी कर रहे हो, 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। तो आप लोगों का ये हिंदी का पेपर अभी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। पूरा पेपर हम लोग सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन समझेंगे। आपके प्रश्न पत्र में कुल 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को छोड़कर। और ये आप लोगों को 70 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। आज ही आप लोग अपना नंबर क्लियर कर लो, ठीक है। पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप पेपर देने, ठीक है, पेपर के दिन आप आधी रात को भी ये वीडियो देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको मिल जाता है तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप हिंदी में टॉपर बन जाओगे। क्या आएगा अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। इस वीडियो में कैसे तैयार करना है, सब कुछ तैयार करा देंगे सॉल्यूशन के साथ। कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये है हिंदी का एक वायरल पेपर एंड ये आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो पूरा सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन हम आज इस वीडियो में लाए हैं पूरा, ठीक है, कॉपी में लिख कर। और यहाँ अभी हमारे पास और भी सॉल्यूशन है, बहुत सारी कॉपियां हैं अभी हमारे पास जो मैंने लिखा है, ठीक है, एक टॉपर की कॉपी की तरह। अगर आप लोगों को इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों का 22 फरवरी को हिंदी का पेपर आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं पूरा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो कुछ निर्देश दिए हुए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंड आ और ब में विभाजित है। तीसरा है प्रश्न पत्र के खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही चयन पर ओएमआर शीट पे करना, नीले अथवा काले पेन का आपको बॉल पॉइंट पेन का सही से आपको गोले को पूर्ण रूप से काला करना है, ठीक है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है। और 5वां है ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे ना ही इरेजर व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं उनके सम्मुख निर्धारित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ओएमआर शीट पर देना है। तो ओएमआर शीट आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता भी रखा है। देखो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड आ देखेंगे, ठीक है। पूरा आप लोगों को सोल्यूशन लिख लेना है, क्योंकि पेपर में आपका ये सारा क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर फर्स्ट है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, और जल्दी जल्दी तैयार कर लो, ठीक है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो बाबू गुलाब राय हमारे भारतेंद्र युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लांतर युग, तो ये शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है। बाबू गुलाब राय किस युग के हैं, शुक्ल युग के लेखक। जल्दी से आप लोग पूरा तैयार कर लो। चिंतामणि किस विधा की रचना है, 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। चिंतामणि निबंध विधा, कविता विधा, नाटक विधा या कहानी विधा, तो चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है। किस विधा की, निबंध विधा की रचना है। तीसरा क्वेश्चन है गबन, गबन किसकी रचना है, तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। शुक्ल युग की समय अवधि है, तो शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक है, बहुत बार पढ़ा रखा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 1919 से 1938 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले पूरा ऑब्जेक्टिव मैं आपको दिखा देता हूं, पूरा तैयार कर लो, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो नीड़ का निर्माण फिर हमारा आत्मकथा विधा की रचना है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही। अगला प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। अगर आपको पता चल जाए किसकी रचना है तो आप लोगों को युग भी पता चल जाएगा। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, सभी को पता है, हरिओद की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। बट हमें ये बताना है किस युग के हैं, तो वो द्विवेदी युग की हमारा प्रिय प्रवास रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मधुशाला किसकी रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुशाला नाम सुना ही होगा, रामधारी सिंह हरिओद, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला भैया है हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन नाम ही काफी है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की। 1-1 नंबर 20 नंबर जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 22 फरवरी को हिंदी के पेपर में जाना और सारा छाप के चले आना, ठीक है। 95 स्कोर करके आना। आधुनिक काल कब से कब तक है, तो आधुनिक काल भैया कब से कब तक है, 1843 से अब तक है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल या आदिकाल या फिर भक्ति काल या रीति काल? तो मतीराम जी जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। बिहारी लाल जी किसके युग के हैं? वो भी रीति काल के हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी तैयार कर लो। हास्य रस का स्थायी भाव शोक है या हास्य है या रति है या निर्वेद है? तो हास्य का हास होता है, हास्य का मतलब हंसना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 एक एक नंबर का है। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसमें मनहु शब्द आ गया तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13 है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला में हमारे 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 ही चरण होते हैं ना। हाँ, अगला आकर्षण। आकर्षण में हमारा शब्द में उपसर्ग है। आकर्षण शब्द में उपसर्ग आगे क्या जुड़ा हुआ है? बड़ा आ, तो बड़ा आ हमारा उपसर्ग हो जाएगा। जो आगे जुड़ा हो वही हमारा उपसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 रचना के आधार पर काव्य के कितने वेद होते हैं? तो रचना के आधार पर जो हमारा वाक्य होते हैं, वाक्य के कितने? 2 या 6 या 5 या 3 कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं। एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूरा। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में हमारा बहुब्रीहि है, कहीं कहीं कर्मधारय भी होता है, तो ध्यान रखना। अगला आंसू का तत्सम रूप है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? तो बच्चों आंसू का जो तत्सम रूप है वो क्या होता है? अश्रु, आंसू, रोना या आंख। तो आंसू का जो तत्सम रूप होता है वो अश्रु होता है। ठीक है, क्या होता है? अश्रु। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है? कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, इसमें से कोई नहीं। तो भैया इसमें कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, कर्ता की प्रधानता। अगला ताभ्या शब्द में एक बहुवचन विभक्ति है तो चतुर्थ विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, अगला है सर्वनाम है। निम्न में सर्वनाम एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव फटाफट से पूरा कंप्लीट कर लो बस। मनुष्य है या वह है या बचपन है या हमारा इसमें से कोई नहीं, तो वह है, ही सी दिस दैट, ये सब प्रोनाउन होते हैं, सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। कोई टेंशन मत लेना, ये सारा तैयार कर लो, नोट बना लो और फिर आप बोर्ड एग्जाम में जाओ, छाप कर आओ, कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, फिर हमारा 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में लिखने वाला, तो ये भी हम सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा। ठीक है, ये पूरा तैयार कर लो, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, पूरे YouTube पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, तो आप ये पूरा जो मैं बता रहा हूं वो सारा तैयार कर लो। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ समझा देता हूं कि ये एक वायरल पेपर है, यहीं से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा गद्यांश है। देखो, निम्नलिखित गद्यांश के आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना 6 नंबर का है। ठीक है, 6 नंबर का। अब आप 2 में से कोई भी कर सकते हो, चाहे आप ये वाला करो और चाहे 8वां लगा हुआ है नीचे वाला करो। तो हम एक करेंगे। देखो, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह देखता था या ताकता था। नीति विरसाद अकबर का मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चंस भी हैं इसमें। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। 8वां आप इसको कर सकते हो। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता क्या इच्छा के विरुद्ध भीख इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर जीवित नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इनकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या ममता चैप्टर से है, देख लो, द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया। ठीक है, और इसमें ये देखो मित्रता लिखा हुआ है तो मित्रता पाठ से है। अब दोनों का आप समझ गए, अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसका भी तो देखो स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा कौन सा है? खंड बा है। तो सबसे पहले आप खंड बा डालना, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डालना। ठीक है, तो ये देख सकते हो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ऐसे आपको पेपर में कॉपी लिखना है, एक तरफ आप अंडरलाइन करना। अब आप वर्णनात्मक प्रश्न देखो, बा है एंड यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाला गया है। ठीक है, अब जो आपको हल करना है, जैसे मैंने इसको हल किया है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो उसमें आप सबसे पहले क्या करना कि जैसे मैंने 3 अक्षर पहले के और 3 अक्षर बाद के लिख लिया है। ठीक है, 3 अक्षर यहाँ से, यह कोई बात नहीं, यहाँ से फिर नीचे से आप और देखता था,
ये लिख लोगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि कौन सा हल किया गया है, ठीक है, और स्टूडेंट ने कौन सा गद्यांश हल किया है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। तो सबसे पहले हमने ये डैश डैश करके लिख दिया है, ठीक है। फिर आप सबसे पहले क्या लिखोगे, संदर्भ, ठीक है। तो संदर्भ मैंने हेडिंग डाला है, देखो यहाँ, ये आपको पता है किस चैप्टर से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। तो ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप इतना लिख दोगे, ठीक है। दूसरा हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश हमारा यहां से यहां तक है, तो इसको पहले ध्यान से पढ़ लो तभी आप कर पाओगे। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो देखो यहां मैंने हेडिंग डाला है दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और फिर मैंने बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। अपनी हैंडराइटिंग अच्छी कर लेना। शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक ही जैसे हों, उनकी रुचियां समान हों, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत जो है नम्र गंभीर व्यक्ति उत्साही की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत में उचित प्रेरणा मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसका आंसर इसी में आपका छुपा हुआ है, ठीक है। तो पूरा आप लोग आंसर समझो। यहाँ विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते उन्हें जब यह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो वह उसकी ओर आकर्षित होता है। चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर बीरबल की ओर देखता था, ठीक है। तो ये हमारा 2-2 नंबर देकर जाएंगे और आपका 6 नंबर फिक्स करा देंगे, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको आप सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई एक ही करना। तो मैंने एक कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा 6 नंबर का पद्यांश आएगा, ठीक है। 6 ही नंबर का पद्यांश भी आता है। दूसरा क्वेश्चन, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर लिखिए। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है। आगे देखो, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत धराई सूरदास स्वामी गणनायम बार बार बंद होती भाई। यहाँ सूरदास आगे तो सूरदास पाठ से लिया गया है, यानी कि सूरदास हमारे कौन है, पाठ के कवि हैं, और ये पद चैप्टर हो गया ना सूरदास जी का। 3 क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब अथवा अगर ये नहीं आता तो इसको करो। सुनि सुंदर बैन सुधारक साने सायानी जानकी जानी बलि तिरछे करी नैन देश तिन्हें समुझाई कछ मुस्काई चली अतुलसी ते अवसर सोहे राहु अवलोकत लोचन लाह अली अनुराग तराग में भानुदय उदय मंजुल कंजकली। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, अनुराग तराग तथा मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो अब दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों भी। तो चरण कमल बंदो हरिराई वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही बार आ चुका है और ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग एक सॉल्व करेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो ये है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड। तो आपको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डाल देना है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन समझो, ठीक है। एंड फिर हमें देखो यहाँ आगे के 3 अक्षर चरण कमल बंदो, ठीक है। आगे के 3 अक्षर चरण कमल बंदो और फिर लास्ट के आपको 3 अक्षर लेना है, ठीक है। जो लास्ट का 3 अक्षर है बंदो ती पाई, ठीक है, या फिर नहीं यहाँ है, यहाँ आप जो है बंदो तीपाई हमारा लास्ट है ना, तो यहाँ आप ये लिख लेना, ठीक है। स्वामी करुणायम हटा के आप लिख लेना क्योंकि हमारा लास्ट का 3 अक्षर ये है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो संदर्भ, और ये हमारा पाठ का नाम, लेखक का नाम पता ही है। तो यह पद जो है श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है। देखो रेखांक, ये हमें 2 नंबर मिल जाएगा तुरंत। रेखांकित अंश की व्याख्या का 2 नंबर। तो यहां हमारा 2 ही लाइन का रेखांकित अंश की व्याख्या करना। देखो, बहिरो सुने गूंगी पुन बोले रंग चले सिर छतर आए, इतना ही, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर लेता है, ठीक है। तो इससे आपको मिल जाएगा 2 नंबर। तीसरा है कि उपयुक्त में हमारा कौन सा अलंकार है।
तो इसमें हमारा भैया रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण की तुलना कमल से डायरेक्टली की गई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 नंबर आपका यहां से क्लियर हो गया, पूरा सॉल्यूशन समझ लो, 6 मार्क्स हमारे यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसको आप लोग कर लेना। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछ रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए 5 नंबर का। 2 रहेगा, किसी एक को करना है। अब कोई सा भी आप कर सकते हो, जो आपको आता है वो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये सही। ठीक है, सबसे पहला, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाएं केंद्रम स्थली अस्ति एत एवं संस्कृत भाषायां संस्कृत आलोकम सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराजा दारासिको आत्रयन भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययनम अकरोति तेषां ज्ञानम तथा प्रभावितम अभवत यद तेन उपनिषद अनुवादम फारसी भाषा करितः। अथवा आप इसको कर सकते हो, मानव जीवन संस्करणम संस्कृत अस्माकं पूर्वजः मानव जीवन संस्कृतम महन्तः प्रयत्नम आकुर्वन् तो अस्माकं संस्कृतम संस्कृतम ज्ञान आचरणम विचारणम च आदरतम सर्वत्र अस्माकं संस्कृता। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। अब आपको जो आता है उसको करो, बिल्कुल अच्छे से जो आता है। ठीक है, मतलब आपको जो 100% कंफर्म है वो करना, ऐसा नहीं कि आपको डाउट हो, दूसरा आपको आता हो, करना पहला चाहते हो, ऐसा नहीं है, आप कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग डालेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 और जो भी हमें सॉल्व करना है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 और हमें सॉल्व करना है कौन सा, पहला। तो पहले आप लिख लो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति डैश डैश कर लेना, भाष्य करता तो भाष्यम करता है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जब देखे तो पता चल जाए कि बच्चे ने ये स्पष्ट रूप से सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या या फिर अनुवाद, तीनों। ठीक है, तो संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? वाराणसी पाठ से लिया गया है, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संदर्भ, इसमें कोई लेखक कवि ये होते नहीं है। ठीक है, अब प्रसंग देखो, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। देखो ये प्रसंग आप वाराणसी के हर एक गद्यांश में लिख सकते हो और ये संदर्भ तो आप लिख ही सकते हो, केवल व्याख्या चेंज करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ आपका व्याख्या में क्या करना है, देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थली अस्ति, यह जो नगरी है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहां से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिकों ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, बस ये आपको मिल जाएगा 5 नंबर भैया तुरंत ही, क्योंकि ये 5 नंबर का है। अगर ये आता है तो इसको करना, दोनों आप कोई एक करना है। ठीक है, अब देखो पद्यांश, चौथा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का हिंदी अनुवाद संदर्भ व्याख्या कीजिए 5 नंबर का। अब जो आता है वो करो, जैसे मानवम हितम प्रियो भवति क्रोधम हितम न सोचति कामम हितम भवति लोभम हितम न भवेत। ठीक है, सुखी भवेत। अथवा आप ये वाला हर साल आता है भाई, तो ये वाला करो, अच्छा रहेगा। सर्वे भवन सुखना सर्वे संतमया सर्वे भद्रम पश्यन् मा कशीदा दुर्भागा भवेत। 5 नंबर मिल जाएगा, बहुत छोटा सा होता है, कुछ नहीं होता इसमें। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आप भैया डैश डैश कर लीजिए, सर्वे भवंती। ठीक है, यहां से 2 अक्षर और दुखम भवेत, दुर्भागा भवेत। ठीक है, तो सर्वे भवन सीखना दुर्भागा भवेत, 3 अक्षर 2 अक्षर जो भी लेना है। फिर सबसे पहले हम लोग संदर्भ हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्गृत है या लिया गया है। प्रसंग में प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। तो ये तो बहुत आसान है, मेन है भैया इसका अनुवाद। तो भैया सर्वे भवन सुखना का मतलब होता है सब सुखी हूं। ठीक है, ध्यान से समझो, सब सुखी हूं, सब रोग रहित हो, मतलब रोग से दूर रहे, सबका कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। तो अगर इसे आप कर दिए ना तो 5 नंबर आपका बन गया और बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये पूरा वायरल पेपर है भाई। ठीक है, 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाना और पेपर देकर जब आओगे तो कहोगे सर जो बताया था वही आया है। बस आप करके देखो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझा देता हूं, एक एक का सॉल्यूशन समझा रहा हूं। ठीक है, तो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों का एक का उत्तर देखो 3 नंबर का। ठीक है, खंड काव्य एक आता है, हर एक जिले का अलग अलग आता है। जैसे पहला है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण। दूसरा है ज्योति जवाहर खंड काव्य, देखो इसी में दो दिखा है। ठीक है, सुभाष रतिनानी, जय सुभाष पर, अग्र पूजा पर, कर्ण पर, कर्णवीर पर, अब जो तुमुल पर, जो खंड काव्य आपके जिले में डिस्ट्रिक्ट में आता है वो।
मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराना चाहता था, बट हमारे इधर जो आता है उसको मैंने सोचा कि करा दें, ठीक है, बच्चों का कल्याण हो जाए। तो देखो ज्योति जवाहर खंड काव्य हमारे इधर आता है, ठीक है, तो हम ज्योति जवाहर खंड काव्य करेंगे। तो दोनों में से कोई एक करना है, तो चलो हम लोग एक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कि जो हमारा ज्योति जवाहर खंड काव्य है उसके आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण, ठीक है, चरित्र चित्रण, ये 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप भैया, ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, तो आप हेडिंग डालो प्रश्नोत्तर संख्या 5। फिर ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ठीक है। कवि ने उन्हें संगम का राजा कहा है, मतलब संगम का राजा कहा है। भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विशिष्टताओं में समाहित करके नायक जवाहरलाल के व्यक्तित्व में निम्नलिखित विशिष्टताएं बताई हैं। पहला, एक एक को हम लोग समझेंगे। पहला एक अलौकिक पुरुष, भैया नेहरू जी को एक अलौकिक पुरुष बताया है। ऐसे 2-3 चीजें हम लोग देखेंगे। पहला अलौकिक, कवि ने जवाहरलाल नेहरू की एक अलौकिक पुरुष कहा है। विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुघुरता एंड हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और व्यक्ति का निर्माण किया है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, एक अलौकिक पुरुष कहा है कवि ने इन्हें। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट गांधी जी से प्रभावित, ठीक है। तो देखो जवाहरलाल नेहरू जो है महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। उन्हें गांधी जी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम एंड करुणा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तीसरा जो थे वो साम्यवादी, साम्यकारी लोक नायक थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे काव्य में उनके विराट व्यक्तित्व में भारत के संपूर्ण धर्मों, संस्कृति, दर्शन, कला, साहित्य और राजनीतिक के सभी रूपों का अपूर्ण संगम है, ठीक है। एक दृढ़ व्यक्ति थे। अगला पॉइंट 5 चौथा है दृढ़ व्यक्ति। दृढ़ व्यक्ति का मतलब होता है कि नायक जो जवाहरलाल नेहरू थे में कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। इसलिए कवि ने कहा है कि कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है और मेरी दिनचर्या जो है पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। तो भैया 5वां पॉइंट देखो, गौरवमय अतीत के वास्तविक अधिकारी। प्रस्तुत काव्यखंड में नेहरू जी को अतीत के गौरव के सच्चे अधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है। तो अगर आप ये 5 पॉइंट डिस्कस कर देते हो 2 पेज तो बहुत है, क्योंकि भैया 3 नंबर के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया खंड काव्य। अब जो भी खंड काव्य आपके जिले में आता है कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। 6वां जो है आप लोगों का वो है दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए तथा उनकी रचना भी लिखिए। 5 नंबर आपको मिल जाएगा जीवन परिचय तथा उनकी रचना लिखने पर, ठीक है। तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर जयशंकर प्रसाद, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो आपको 100% कंफर्म है उसको आप लिखना, ठीक है। और इसमें से अगर आसान देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी का, और इस पर आपको भर के नंबर मिलता है। और जयशंकर प्रसाद जी जो है 100% आते भी हैं, ठीक है। तो ये पेपर आप जल्दी से मैं आपको सोल्यूशन करा देता हूं, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायरल पेपर है। और आप लोग पेपर जब देने जाओगे तो आप लोग देखोगे यही सारे क्वेश्चन भरे रहेंगे, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट प्रश्नोत्तर संख्या 6 का हमारा का, ठीक है। तो सबसे पहले लेखक का पूछेगा, तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या 6 का डाल देना, जो कि है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल देना और लिखना क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है, याद रखना सन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनस्थ व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर हुई। देखो पूरा तैयार कर लो, मैं आप लोगों को पूरा समझा रहा हूं जैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तथा स्वभाव से या फिर स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व भावी के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई।
ठीक है। तो मृत्यु के कारण विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, इनका परिवार ऋण बोझ से दब गया और इनको विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। अंततः ये भी क्षय रोग से शिकार हो गए, जिससे इनका शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया। इसलिए 14 नवंबर सन 1937 में 38 यानी कि 48 साल की उम्र में ये संसार से विदा हो गए। कुल 48 साल इन्होंने जीवित थे, लेकिन इस 48 साल में इन्होंने इतने बड़े काम कर दिए कि लोग 100 साल जीवित होकर नहीं कर पाए। ठीक है। तो मेन है कि आप अपने लाइफ में करते क्या हो, टाइम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो रचनाएं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, झरना, तो ये रचनाएं लिख देना ऐसे, बस आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि भैया सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय जो 5 नंबर आपका फिक्स हो गया, तो यहां से आपका 5 नंबर क्लियर। अब 6वां का खा देखो, दिए गए कवि में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखो, ये आपका 5 नंबर मिल जाएगा। कवि का गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदम, महाकवि सूरदास, ये आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। कितना मार्क्स? 5 मार्क्स। तो ये आप लोग देखो इसको कैसे लिखना है, चलो हम लोग देखते हैं कॉपी में। तो ये हमारा है 6 का खा, ठीक है, यानी कि 6वां का हमारा खा वाला है ना, ये वाला 5 नंबर। तो कवि में देखो सबसे पहले हम लोग एक जो भी आपको आता है अच्छे से, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदम, महाकवि सूरदास, तो जो भी आता है हम लोग डिस्कस करेंगे तुलसीदास जी का। ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा और गोस्वामी तुलसीदास का हम लोग डिस्कस करेंगे जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, अगर संवत की बात करें तो संवत 1589, ठीक है, को बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग दिया था, मतलब गलत नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। ठीक है। और इनको बचपन में ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरिहर दास ने किया। किसने किया? एक पंडित थे, एक संत थे जो नरिहर दास ने किया था, और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान किया। तुलसीदास जी जो है वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए। ठीक है। और इनका विवाह पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुई थे, यानी कि रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। इनके जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, इनको अपनी पत्नी से जो पत्नी थी उनसे अत्यधिक प्रेम था, लेकिन पत्नी के डांट के कारण तुलसीदास जी सांसारिक मोहमाया से विरक्त कर दिया। मतलब एक बार इनकी पत्नी ने इन्हें डांट दिया था, ठीक है, इसलिए तुलसीदास जी ये जो मोह माया है इन सबको त्याग दिया। ठीक है। तो बहुत अच्छा किया। श्री राम जी जो है, श्री राम भक्ति भाव जागृत हो उठा और 1574 ईस्वी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। जो इतना बड़ा रामायण पढ़ते हो ना, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी, या फिर अगर हम उसमें बात करें संवत में, तो हमारा 1680 के लगभग हुआ। ठीक है। तो ये हमारा है जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का, और आप ऐसे लिख देना, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन अभी रचनाएं हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इनकी रचनाएं देख लो, देखो दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस आदि। तो इनकी रचनाएं जो है दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, तो यहां से आपको 5 नंबर यहां से भी मिल गया। अब अगला आपसे पूछ रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किए हुए कोई एक श्लोक लिखो 2 नंबर का, यानी कि 2 नंबर आपको श्लोक का मिल जाएगा। तो कोई भी श्लोक जो आपने याद किया है मेहनत करके, ठीक है, दिन रात एक करके, वो लिखना है। तो देखो यहां, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 7 है, ये ना प्रश्नोत्तर संख्या 7। ठीक है। तो देखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो तो इसमें 2 थे, उसको हमने छोड़कर दूसरा लिखा है। बंधनम मरणम यपि जयो यपि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता। तो ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 7, जो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 लाइन का 2 नंबर। अब क्या चाहिए? ठीक है। अगला देखो यहां 8वां नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर आपको मिलेगा, संस्कृत में उत्तर देना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखो भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती, और अगला देखो, अगला है दूसरा, पुरु राजा का आशी चंद्रशेखरा का आशित वीरा केन पूज्यते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग देखेंगे, पहला देखो भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती,
तो विश्वस्रष्टा ऐसा एक एवं भारतीय संस्कृति मूलम, जिन्होंने इस संसार की रचना की है वो भारतीय संस्कृति मूलम है। पूर्व राजा चंद्रशेखर काशी चंद्रशेखर एक देश भक्ता से वीरा केन पूजते वीरा बीरण पूजते। तो हम 2 का डिस्कस करने थे तो 2 हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग देखेंगे विश्वस्रष्टा ईसरा एक भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, वीरा केन पूजते वीरा बीरण पूजते। तो ये 2 नंबर मिल जाएगा, 2 लाइन का या 2 अक्षर का कह सकते हैं। ठीक है, बस ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 2 नंबर। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो किसी एक विषय पर निबंध। पूरा पेपर समझ कर जाओ, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इसमें 7 नंबर मिल जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण तथा निवास, जनसंख्या लाभ हानि और नारी सशक्तिकरण। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, किसी एक पर हम लोग देखेंगे। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आतंकवाद कारण तथा निवारण, तो हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, तो यहाँ आप हेडिंग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 9। ठीक है, और आतंकवाद कारण तथा समाधान, सबसे पहले आप हेडिंग डालना रूपरेखा। क्या डालोगे? रूपरेखा। तो सबसे पहले हम लोग जो हेडिंग डिस्कस करेंगे वो लिख देंगे प्रस्तावना। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है और भारत में आतंकवाद का समाधान है उपसंहार। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना देखिए। मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थी की पूर्ति करने का प्रयास करने लगे हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति ही आतंकवाद का आधार है और आतंक जो है फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। आतंकवाद का अर्थ क्या है? आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। इंग्लिश में इसे हम लोग टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एंड आतंक का अर्थ है पीड़ा, डर, आशंका। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, प्रस्तावना और आतंकवाद का अर्थ, और हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देखो अगला हमारा हेडिंग है आतंकवाद जो है एक विश्वव्यापी समस्या है। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों के पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देश में तो आतंकवाद की प्रवृत्ति ने विकराल रूप धारण ले लिया है और किसी देश द्वारा अन्य देशों में आतंकवादी गुटों का समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी। राजनीतिज्ञों की हत्याएं, विमान अपहरण को समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी और जो रासायनिक हथियारों का उपयोग अधिक होगा। ठीक है, भारत में आतंकवाद स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में आते हैं। आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा यानी कि त्यागपत्र दे दिया, मतलब उसको त्याग दिया नौकरी को। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली और कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानियों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः राष्ट्रीय पर्वों पर भयंकर हत्याकांड अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और बहुत सारे जो महान पर्व होते हैं उस पर आतंकवाद करते हैं। ठीक है, तो आतंकवाद का हम लोगों ने समझा, भारत में आतंकवाद। अब आतंकवाद का समाधान कैसे करेंगे ये हम लोग यहाँ समझेंगे। देखो, भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंच चुके आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी है। इस समस्या का समाधान राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो एंड दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों एवं विस्फोटकों पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए। तीसरी, आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाले युगों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। उपसंहार में आपको लिखना है केवल कि यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की जन्मभूमि पिछले दशकों से अधिक अशांत हो गई है और भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए रूप धारण कर लिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा आतंकवाद का हमारा निबंध। 7 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप ऐसे लिख दोगे। 7 नंबर आपको यानी कि पूरा मिल जाएगा। ठीक है, पूरा निबंध हम लोगों ने देख लिया।
तो अब हम लोग लास्ट यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अपनी रुचि विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखो। 4 नंबर, उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, 4 नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे पत्र आपको लिखना है। सबसे पहले हम लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 10, ठीक है, लास्ट है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 10। और जब ये वाला आएगा ना तो आपको सुकून मिलेगा कि पूरा पेपर आपका खत्म होने वाला है। सबसे पहले सेवा में विभाग महाप्रबंधक उत्तर रेलवे दिल्ली, ठीक है, जो भी आपका है वो लिखना, लेकिन ऐसे ही लिखना अगर ये आए तो। विषय है टिकट निरीक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार। महोदय, शबनीय निवेदन है कि मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, जिसमें मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा भी शामिल था, ठीक है, ऐसे लिखना है। मैंने अपने पूरे परिवार का टिकट ले रखा था किंतु अपने बच्चे का नहीं लिया था, क्योंकि 5 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता और मेरा बच्चा जो है वो 4 साल का था, 4 साल का है। अतः मुझे बच्चे की टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और किंतु मेरा पूरा परिवार जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तभी एक टिकट निरीक्षक आया जिनका नाम संजय पांडे था। उसने हमारे बच्चे का टिकट ना होने पर अभद्र व्यवहार किया, ठीक है, जबकि 5 साल के नीचे वाले बच्चों का टिकट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा सा और लिखना है। एंड जब मैंने बताया कि इनका टिकट नहीं लगता तो वह मुझे जेल जाने की धमकी देने लगा और पूरे परिवार से बदतमीजी करने लगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस टिकट निरीक्षक पर कोई कार्यवाही करें। भावदीप रमेश पांडे, लखनऊ। दिनांक आप डाल देना जो भी दिनांक रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख लिया। यहां तक पूरा हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हमारा इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा है जिसको मैंने नहीं बताया है, ठीक है। तो आप लोगों का 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है। 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर ऐसे ही आएगा। जाना आप बोर्ड एग्जाम में छाप कर चले आना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। 95 हमें स्कोर करना है 100 में। तो आप ये सारा पूरा सॉल्यूशन समझ लीजिए, नोट बना लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। तो आप जाइए भैया और आप लोग पेपर में छाप कराइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।